हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी में सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20 हमें उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना है। सो सेक्शन 33 हमें बताता है जजमेंट एंड डिक्री के बारे में। इट सेज द कोर्ट वंस द केस इज हर्ड शैल प्रोनाउंस द जजमेंट। तो एक बार जब केस की सुनवाई हो गई है तो जो कोर्ट है हमारा वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा एंड डिक्री शैल फॉलो। ठीक है। फिर हमारे पास है ऑर्डर 20। हमारे पास सेक्शन 33 में बस इतनी छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर एक बार केस की सुनवाई कंप्लीट हो गई तो उसको जजमेंट प्रोनाउंस करना है। ऑर्डर 20 टॉक्स अबाउट जजमेंट एंड डिक्री। सेम हमारे पास हेडिंग वही है ऑर्डर 20 की भी, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। रूल 1 सेज जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड। रूल 1 में बताया हुआ है कि जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाएगा। So, sub rule 1 says the court, after the case has been heard, shall pronounce the judgment in open court. क्या इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट जो है केस की सुनवाई होने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे ओपन कोर्ट में, ईदर एट वंस और एज सून एज देयर आफ्टर मे बी प्रैक्टिकेबल ऑन सम फ्यूचर डे। या तो तुरंत सुना दे इमीडिएटली, या फिर अगर प्रैक्टिकेबल है तो किसी फ्यूचर डे की भी डेट वो दे सकते हैं। एंड व्हेन द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस्ड टू सम फ्यूचर डे, द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर दैट पर्पस ऑफ विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। और अगर कोर्ट जो है किसी फ्यूचर डेट को डिसाइड कर रही है कि जो किसी फ्यूचर डे को अगर वो एक मतलब डे अगर फिक्स कर रही है तो उसके पर्पस के लिए उसको जो है ड्यू नोटिस देना होगा पार्टीज को और प्लीडर को। ठीक है। Provided that where judgment is not pronounced at once, every endeavor shall made by the court to pronounce the judgment within 15 days from the date on which the hearing of the case was concluded. But देखो, पहले क्या है कि अगर एट वंस अगर एट वंस जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है तो उसके बाद जो है 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट प्रोनाउंस करना है विद इन 15 डेज। वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल सो टू डू, अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं हो रहा है तो कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड सच डे शैल नॉट ऑर्डिनरी बी डे बियॉन्ड 30 डेज। तो अगर देखो 15 दिन के अंदर नहीं हो रहा है तो क्या कितने दिन मिलेंगे, तो 30 दिन के अंदर अंदर करना है, लेकिन 30 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। जिस दिन केस कंक्लूड किया गया उसके बाद से 15 दिन का समय मिलता है। और अगर उस 15 दिन का समय भी कम है तो जो एकदम एट अ स्ट्रेच ऑलमोस्ट जो हमें समय मिलेगा वो 30 डेज का समय मिलता है। ठीक है। केस कंक्लूड करने के बाद विद इन 30 डेज जो है, और 30 डेज के आगे आपको कोई समय नहीं मिलता। अड्यूस नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स्ड शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। और जिस दिन जजमेंट आना है उस दिन की नोटिस जो है वो या तो पार्टीज को या उनके प्लीडर्स को जो है पहुंच जानी चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद इन 30 डेज। आगे क्या कहा गया कि अगर अब जजमेंट 30 डेज के अंडर भी नहीं जो है सुनाया जा रहा है, प्रोनाउंस किया जा रहा है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच डिले। तो कोर्ट को क्या करना है, रीजंस रिकॉर्ड करने हैं कि डिले क्यों कॉज हो रहा है। एंड शैल फिक्स अ फ्यूचर डे ऑन विच द जजमेंट विल बी प्रोनाउंस्ड एंड ड्यू नोटिस ऑफ द डे सो फिक्स्ड शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना है कि रीजंस क्या हैं, क्यों हम जो है इतना डिले हो रहा है जजमेंट प्रोनाउंस करने में। उसके बाद एक फ्यूचर डे फिक्स करना है जिस दिन वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, और उसको ड्यू नोटिस जो है वो पार्टीज को देना पड़ेगा। Where a written judgment is to be pronounced, it shall be sufficient if the findings of the court on each issue and the final order passed in the case are read out, and it shall not be necessary for the court to read out the whole judgment, but a copy of the whole judgment shall be made available to the pursuer of the parties or the pleaders immediately after the judgment is pronounced. देखो, जब एक रिटन जजमेंट को प्रोनाउंस करना है तो सिर्फ फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट बता दे कि उसने क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या रीजंस वगैरह थे, उतना ही जो है बताना जरूरी है। उतना ही मतलब आप रीड आउट कर दें। नेसेसरी नहीं है कि सारी चीजें आपको पूरा होल जजमेंट रीड करना है। जो मतलब एक इंक्लूसिव पार्ट है उतना आपको रीड कर देना है। ठीक है। लेकिन ये जो होल जजमेंट की कॉपी होती है, पूरे जजमेंट की कॉपी जो है पार्टीज के पास जानी चाहिए या फिर उनके प्लीडर के पास। जैसे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसके तुरंत बाद पार्टीज के पास जो है ये जजमेंट की कॉपी पहुंच जानी चाहिए।
सब रूल 3 टॉक्स अबाउट द जजमेंट मे बी प्रोनाउंस्ड बाय डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। हमेशा ही ओपन कोर्ट में आप लोगों को याद होगा कि सेक्शन, अगर हम ओपन कोर्ट की बात करें तो हम लोगों ने सेक्शन 327 सीआरपीसी में भी ओपन कोर्ट के बारे में बात करी है ना, कि एक्सेसिबल होगा सबको। तो यहाँ से आप थोड़ा सा याद करने के लिए कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कहा कि जजमेंट जो है हमेशा ओपन कोर्ट में ही प्रोनाउंस किया जाएगा टू अ शॉर्ट हैंड राइटर इफ द जज इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट इन दिस बिहाफ, provided that where the judgment is pronounced by the dictation in open court, the transcript of the judgment so pronounced shall, after making such correction as therein as may be necessary, be signed by the judge, bear the date on which it was pronounced, and form a part of the record. जब हम जो है ओपन कोर्ट में कोई जजमेंट दे रहे हैं, अगर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन करने के बाद जो है वो जो जजमेंट है वो साइन होना चाहिए बाय द जज, और उसमें डेट लिखी होनी चाहिए कि किस दिन उसको प्रोनाउंस किया गया है, एंड इट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। Rule 2 says power to pronounce judgment written by judge's predecessor. A judge shall pronounce a judgment written but not pronounced by his predecessor. देखो, predecessor का मतलब है कि देखो क्या होता है ना, कि जैसे एक जज, जैसे ये J1 है, ये J2 है, अब ये predecessor है, ये successor है। अगर इन्होंने कोई जजमेंट दिया है और उसके बाद उनकी कुर्सी पर ये आ गए हैं, मतलब कि इस जज का ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इन्होंने मान लो ये जजमेंट लिख दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं कर पाए थे, तो फिर कौन प्रोनाउंस करेगा? उनके सक्सेसर प्रोनाउंस करेंगे। ये हमें रूल 2 में बताया, सिर्फ इतनी सी बात कही है। रूल 3 क्या कहता है? जजमेंट टू बी साइंड, the judgment shall be dated and signed by the judge in an open court at the time of pronouncing, and when once signed shall not afterwards be altered or added to save as provided by section 152 or on review। देखो, कहा कि डेट, उसमें डेट लिखी होनी चाहिए कि जिस भी दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, साइन होना चाहिए बाय द जज ओपन कोर्ट में, और एक बार प्रोनाउंस करने के बाद अगर एक बार साइन कर दिया तो उसको ऑल्टर या कुछ ऐड आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जो है हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 152 या फिर रिव्यू है। जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, रूल 4, सब रूल 1 says judgments of a court of small causes need not contain more than the points of determination and the decision thereon। देखो, स्मॉल कॉज, जो स्मॉल कॉजेज वाले कोर्ट्स होते हैं उसमें जो है अगर आप सिर्फ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन या डिसीजन लिख रहे हो तो उतना काफी है, ठीक है। और अदर कोर्ट्स का अगर जजमेंट है तो उसमें क्या क्या कंक्लूड होगा, क्या वो कंटेन करेगा, वो बताया। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ अ केस होगा, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, डिसीजन होगा, और फिर उसके बाद रीजंस क्या थे उस डिसीजन के वो भी उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल 5। रूल 5 कहता है कोर्ट टू स्टेट्स इट डिसीजन ऑन ईच इशू इन सूट्स इन which issue have been framed, the court shall state its finding or decision thereon with the reasons therefore upon a separate issue unless the finding upon a court upon any one or more of the issue is sufficient for the suit, ठीक है। तो कोर्ट को जो है अपने हर इशू पे जो है डिसीजन देना जरूरी है, ठीक है। Rule 5A says court to inform parties as where an appeal lies in cases where parties are not represented by the pleaders। देखो, जब parties by pleaders के द्वारा represented नहीं है तो उन्हें ये बताना है, इन्फॉर्म करना है पार्टीज को कि अपील कहाँ पर लाई करेगी। आपकी ये जो आपका जजमेंट आया है इसके बाद अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताना है कि अपील का पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, कब तक का आपके पास टाइम है कि आप इतने समय में अपील फाइल कर सकते हैं, एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन गिवन टू द पार्टीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बतानी है, कोर्ट को इन्फॉर्म करनी है पार्टीज को अगर वो प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है तो। अब कंटेंट्स ऑफ डिक्री की बात कर लेते हैं कि डिक्री में क्या क्या होगा। तो देखो, डिक्री जो है, दैट डिक्री शैल फॉलो अ जजमेंट, ठीक है। डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट, डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट, अगर मैं ये 3-4 बार बोल रही हूँ तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है। डिक्री फॉलो कर रही है ना, तो इसका क्या मतलब है कि जजमेंट पहले आ रहा है, डिक्री बाद में आ रही है। तो ये बात याद रखना कि जजमेंट हमेशा पहले आता है,
उसके बाद हमारी डिक्री आती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इस डिक्री में, द नंबर ऑफ द सूट, सूट का क्या नंबर है, ठीक है, वो होगा कि कौन से नंबर का सूट है, जैसे नॉर्मली नंबर होता है ना कि ये सूट 200 है, 201 है, या जो भी है इस तरीके का। द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, द पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, द रिलीफ ग्रांटेड, क्या रिलीफ ग्रांट करी जा रही है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट एंड बाय whom और out of what property and in what proportions they are to be paid, क्या अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, कैसे पे होना है, किस प्रॉपर्टी से किस प्रपोर्शन में पे हो रहा है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। द डेट ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, और डेट लिखी होगी जिस दिन मतलब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वो, और जज का जो है उसमें सिग्नेचर होता है। तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं डिक्री के। फिर है हमारे पास रूल 6A विच टॉक्स अबाउट अ डिक्री शुड बी ड्रॉन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। डिक्री जो है, देखो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया ना कि जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है। यहाँ पर साफ साफ रूल 6A में बता दिया गया कि जो है जजमेंट आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री भी जो है ड्रॉन कर लेनी चाहिए, ड्रॉ कर लेनी चाहिए। इफ द डिक्री इज नॉट ड्रॉन अप एन अपील कैन बी प्रिफर्ड विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री। लेकिन अगर फिर भी डिक्री जो है आप ड्रॉन नहीं कर पाए हो तो आप अपील कर सकते हो बिना जो है डिक्री की कॉपी दिए हुए। इन सच अ केस कॉपी मेड अवेलेबल टू द पार्टी by the court will be considered as a decree for the purpose of order 41 rule 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है रूल 6B which talks about copies of judgments when to be made available। अब देखो ये जहां पर जो लिखा हुआ है ये बेरक की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, ये ऐसे कुछ से ऐसे रूल्स हैं जहां पर मैंने बेरक की लैंग्वेज नहीं यूज करी क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, बहुत लेंदी है बेरक में, तो आपको जितना पढ़ना है उतना ही जो है मैंने उसी के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए, ठीक है। Rule 6B talks about copies of judgments when to be made available. So, where the judgment is pronounced, copies of judgment shall be made available to the parties immediately for preferring an appeal on payment of such charges specified by High Court. तो जजमेंट की कॉपी जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस करा जाएगा वैसे ही जजमेंट की कॉपी जो है दे देनी चाहिए इमीडिएटली पार्टीज को, ताकि वो अपील प्रेफर कर पाए। और ये देंगे कब, जब वो पेमेंट, जजमेंट की कॉपी लेने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है जैसा हाई कोर्ट बताए तो वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। रूल 7 says डेट ऑफ डिक्री, सो द डिक्री शैल हैव द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड शैल हैव द साइन ऑफ द जज। तो देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि डिक्री पे वो डेट होगी जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था, ठीक है, और उसमें जज का सिग्नेचर होगा। अब ये एक केस है रामचंद्र देव वर्सेस भालू पटनायक, AIR 1950 का ये केस है। इट इज नेसेसरी टू मेक इट क्लियर दैट द डेट ऑफ डिक्री एंड द डेट ऑफ साइनिंग द डिक्री आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो इस केस में क्या कहा गया कि डिक्री की डेट और साइनिंग की डेट दोनों अलग अलग बातें हैं। द डेट ऑफ डिक्री मस्ट कोरस्पॉन्ड विद द डेट ऑफ जजमेंट इवन इफ द डेट ऑफ साइनिंग इट इज डिफरेंट। डेट ऑफ डिक्री, डिक्री की डेट और जजमेंट की डेट सेम होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ना कि जो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था वो डेट हमारी डिक्री पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि डिक्री की डेट और जजमेंट की डेट तो कॉरेस्पॉन्ड करेगी, भले ही हमारी जो डिक्री की साइनिंग की डेट है वो डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Rule 8 says procedure when judge has vacated office before signing decree. So, where a judge has vacated office after pronouncing judgment but without signing the decree, a decree drawn up in accordance with such judgment may be signed by his successor, or if the court has ceased to exist, by the judge of any court to which such court was subordinate. देखो अगर एक जज ने ऑफिस वेकेट कर दिया जजमेंट को प्रोनाउंस करने के बाद, उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, वो चले गए और उन्होंने डिक्री साइन नहीं करी, क्योंकि बार बार हमें इसे समझ में आ रहा है कि डिक्री हमेशा बाद में आती है, ठीक है, डिक्री उस वक्त नहीं आई थी तो उन्होंने साइन नहीं किया। सो डिक्री जो है अब कौन साइन करेगा, उनके सक्सेसर, मतलब उनकी कुर्सी पर जो दूसरे जज बैठेंगे वो साइन करेंगे। लेकिन अब क्या है कि अगर वो कोर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा, सो वो जज साइन करेंगे उस डिक्री को जिनसे वो कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट था, ठीक है, जिनसे वो कोर्ट नीचे था। Then rule 9 says a decree for recovery
of immovable property. So where the subject matter of the suit is immovable property, the decree shall contain a description of such property sufficient to identify the same. देखो अगर जब सब्जेक्ट मैटर कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है किसी भी चीज का, किसी सूट का, तो डिक्री में जो है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होता है, और इस तरीके का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर्टी का कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ठीक है। एंड वेयर सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बाउंड्रीज और बाय नंबर्स इन अ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे, द डिक्री शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर। और जहां कहीं भी बाउंड्रीज या नंबर से हम किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डिक्री में वो बाउंड्रीज और नंबर्स होने चाहिए। Rule 10 says a decree for delivery of immovable property. So where the suit is for a decree for delivery of movable property. So where the suit is for movable property and the decree is for the delivery of such property, the decree shall also state the amount of money paid to be as an alternative if the delivery cannot be had. देखो जब डिलीवरी करनी है हमें मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, और जो डिक्री आई है वो उस प्रॉपर्टी का डिलीवरी के लिए आई है, तो उस डिक्री में जो है वो अमाउंट भी लिखा होना चाहिए जो एज एन ऑल्टरनेटिव हम पे करेंगे अगर हम डिलीवरी नहीं कर पाए तो, ठीक है। उस मतलब पर्टिकुलर, जैसे मान लो किसी का कोई मोबाइल फोन है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब अगर हमें उस डिक्री में ये लिख करके आया कि हमें ये मोबाइल फोन किसी को डिलीवर करना है, उसको पोजेशन हमें देना है, लेकिन और तो उस डिक्री में ये भी लिखा होना चाहिए कि मोबाइल फोन कितने का है, ताकि अगर डिलीवरी हम उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसे वो अमाउंट जो है वो पे कर सके एज मनी, ठीक है। रूल 11 says डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। सो इफ द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, अगर पेमेंट ऑफ मनी के लिए कोई डिक्री आई है, डिक्री में डायरेक्ट द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, तो वो इंस्टॉलमेंट में मतलब आप थोड़ा थोड़ा कर करके पैसा दे सकते हो। A preliminary decree can be passed by the court in the following suit as provided by CPC. देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये आपको अलग से पढ़नी है, ये इसमें नहीं है, रूल 11 में नहीं है, ठीक है, ये रूल 11 के बाद है। कि अब यहाँ पर जो आप कुछ रूल्स पढ़ोगे उसमें क्या है कि प्रिलिमिनरी डिक्री जो है पास हो सकती है। सो डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट में आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट पास कर सकता है। रूल 13 में एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स है, वहां पर भी जो है कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकता है। प्रियम्पशन के सूट्स पर भी कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है, जो कि हमें रूल 14 में बताया है। रूल 15 में भी सूट जो अगर फाइल किया गया है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो उसमें भी कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है। अगर कोई अकाउंट रिलेटेड है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई अगर ट्रांजैक्शन है तो उसमें भी कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास है रूल 18 जो सूट्स फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर भी कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं रूल 19 पे। सो डिक्री व्हेन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज अलाउड। तो देखो डिफेंडेंट जो है इफ ही allowed for set off or counter claim against the defendant, the decree shall state what amount is due टू द प्लेंटिफ। इसे हम लोग एक बार जो है बेरा की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि रूल 19 में हमें क्या बताया है एग्जैक्टली, ठीक है, चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए। देखो रूल 19 क्या कह रहा है। रूल 19 says where the defendant has been allowed a set off or counter claim against the claim of the plaintiff, जहां पर डिफेंडेंट को अलाउ कर दिया गया है कि आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम कर सकते हो, यहाँ पर डिफेंडेंट नहीं होगा, वही मैं कहूँ 2 बार डिफेंडेंट कैसे लिखा है, ठीक है, अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। सो द डिक्री शैल स्टेट व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू द प्लेंटिफ, तो डिक्री में ये भी लिखा होना चाहिए कि कितना अमाउंट ड्यू है प्लेंटिफ पर, एंड अमाउंट इज ड्यू, और कितना अमाउंट मतलब दोनों लोगों पर, कितना अमाउंट प्लेंटिफ के ऊपर ड्यू है, कितना अमाउंट डिफेंडेंट के ऊपर ड्यू है, दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा सब रूल 2 कहता है अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। एनी डिक्री पास्ड इन सच अ सूट इन विच सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज क्लेम्ड, जहां पर अगर कोई डिक्री पास करी गई है सूट में जहां पर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को क्लेम किया गया था, इट शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील
to which it would have been subject if no set off or counter claim had been claimed. तो अपील जो है उसी तरीके से होगी. फिर उसके बाद सब रूल 3 says the provisions of this rule shall apply whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 or otherwise. ठीक है, तो ये हमारा हुआ रूल 90. रूल 20 क्या कहता है? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड. पार्टीज को सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट की और डिक्री की जो है दी जाएगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टू द कोर्ट. कोर्ट में अगर एप्लीकेशन लगाई है तो आपको मतलब पार्टीज ऑब्वियसली एप्लीकेशन लगाएंगी, तो पार्टीज एप्लीकेशन लगाएंगी तो उन्हें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएंगी एंड एट देयर एक्सपेंस उन्हें कुछ पे करना होगा सर्टिफाइड कॉपीज के लिए. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आई होप आप लोगों को ऑर्डर 20 और सेक्शन 33 CPC अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.